टेक्निकल डिलाइट में। जैसा कि हम वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन का ग्रुप 4 का आज पेपर लेकर आए हैं आप सभी के सामने। इससे पहले हमने इससे जितने भी भारत स्किल्स के पेपर हैं उन सबको सॉल्व किया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया, फाइंड द आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन 25 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 22.5 डिवाइडेड बाई 18। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी क्या, 25 का 1.5 में मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये निकल के आएगा 37.5 प्लस 2.5 को जब आप डिवाइड करेंगे 18 से तो ये निकल के आएगा आपका कितना, 0.1388। जब आप दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका कितना, 37.6388। अप टू 4 डेसिमल लिखा है यहाँ पे, 4 अंकों तक ढूंढें, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है व्हाट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मिनट, व्हाट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द लिंक मैकेनिज्म सोन इन गिवन फिगर। दिखाई गई आकृति में लिंक में स्वतंत्रता की डिग्री क्या है। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये आपका है डिग्री से रिलेटेड, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। और इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो, जैसे ये लिंक की देखिए बात करते हैं तो ये एक लिंक होगा, एक ये लिंक होगा, एक ये लिंक होगा, और ये जो चीज़ है ये एक लिंक में, एक सेम लिंक में काउंट हो गए। तो 1 2 3 4 ये 4 लिंक हो गए। अब देखिए फिर उसके बाद जॉइंट्स की बात आएगी, तो एक ये जॉइंट्स होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे जॉइंट्स होगा, एक यहाँ पे जॉइंट्स होगा, एक यहाँ पे जॉइंट्स होगा। ओके, तो क्या करना है हमको, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एम से दर्शाते हैं तो 3 इंटू एल से लिंक होता है माइनस 2 इंटू जे से जॉइंट होता है। ओके, वैल्यू रखिए 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, 12 माइनस 8 बराबर 4। तो क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स इफ क्राफ्ट्समैन सेल्स गुड्स फॉर ₹450 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। माने किसी वस्तु का जो मूल्य है वह ओरिजिनल मूल्य ज्ञात कीजिए यदि किसी जो कोई दुकानदार है उसने उस वस्तु को 25% का डिस्काउंट देने के बाद 450 रुपये में उसे बेचा है। तो देखिए 450 में 25% का डिस्काउंट दिया यानी 75% में बेचा होगा। और ये 75% जो दिखा रहा है कितने की वैल्यू को दिखा रहा है, 450 को। एक कितने को दिखाएगा, 450 डिवाइड बाई 75 को, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब जब ये 6 आ गया तो 100 को वैल्यू कितना दिखाएगा, 100 इंटू 6, तो ये वैल्यू निकल कितना आएगी, 600। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दे रहा है कि इन फिगर विच मेजरिंग क्वांटिटी इज यूज टू मेजर द केबल। आकृति में केबल को मापने के लिए किस मापन परिमाण का उपयोग किया जाता है। तो ये व्यक्ति जो देख रहा है ना केबल को, ये देख रहा है उसकी लंबाई को, मतलब कितनी लंबी है ये केबल। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज 450 न्यूटन विच एक्सेलरेट एट 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे मास पूछा है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, m इंटू ए। तो m इक्वल टू क्या होगा, f अपॉन ए। तो f अपॉन ए, तो f की वैल्यू कितनी है, 450 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है, 50। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये निकल कितना आएगा, 9 kg। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In the free body diagram, two forces are shown. What will be the acceleration of the ball if weight of the ball is 4 kg? Weight of the ball जो है वो 4 kg है। ओके, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, m इंटू ए। एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 3 न्यूटन का इधर, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का फोर्स हो गया। अब मास कितना दिया हुआ आपको, 4, एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो 2/4 इक्वल टू क्या होगा, a। तो कितना आ जाएगा, 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट m1 and m2 separated by distance 30 meter having their masses 20 kg and 30 kg respectively. Take g is equal to 6.6726 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. दिया कि दो वस्तुएं हैं, एक का मास m1 है, एक का दूसरे का मास m2 है. उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है. जो उनके बीच की दूरी है, जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की दूरी है 30 मीटर. ठीक है. तो फॉर्मूला जो होता है F इजिकल टू होता है आपका कैपिटल G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ओके. इसमें आप सारी वैल्यू को रखते जाइए. सबसे पहले G था 6.6726 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई m1 m2 कितना है 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है 30 इंटू 30. आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4.4484 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन. ओके. फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दिया है आपको इन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ. यहाँ पे अगर टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे है वहाँ पे 70 जूल इसके पास एनर्जी है. जैसा कि दिखाया इमारत के ऊपर स्थितिज ऊर्जा का मतलब यानी पोटेंशियल एनर्जी वो 70 जूल है. तो बिंदु ए और बी पर स्थिति जो ए और बी तो वो ये दोनों क्या हैं हॉरिजेंटल पे ही हैं. और हॉरिजेंटल पे स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है m इंटू जी इंटू एच. और एच की वैल्यू क्या है आपकी टोटली 0. और जब इसकी वैल्यू 0 में किसी भी चीज़ का गुणा करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. देखिए क्वेश्चन का क्या है पहले देख लीजिए थोड़ा. इन प्रोपोर्शनली कर्व विच अल्फाबेट डिस्क्राइब यील्ड पॉइंट. जैसे यील्ड पॉइंट को दर्शाना है कि कौन सा यील्ड पॉइंट होता है. तो तीनों पॉइंट्स इसमें आपको बता दूंगा इसमें कौन कौन से हैं. देखिए जैसे इसमें ये डायग्राम जो दिया गया है इसमें यील्ड पॉइंट आपसे पूछा गया कौन सा है. तो देखिए तीनों जो पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे है हमारा यील्ड पॉइंट. ओके. ये बी नंबर पॉइंट पे है हमारा इलास्टिक पॉइंट. ओके. और ए पॉइंट पे हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका क्या यील्ड पॉइंट. ओके. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे दिया है आपको व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ व्हील एंड एक्सेल हैविंग अ व्हील डायमीटर एज ए 500 mm एंड एक्सेल डायमीटर एज ए 250 mm. 500 mm पहिया व्यास और 250 mm धुरी व्यास वाले पहिया और धुरी का वेग अनुपात क्या होगा. तो जो वेलोसिटी रेशियो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है. वो होता है आपका एफर्ट बटे में लोड. डिवाइडेड बाई लोड. तो एफर्ट देखिए यहाँ पे देखिए एफ ई जो एफर्ट है ये देखिए एफर्ट दिख रहा है ये एफ एल लिखा हुआ है. तो एफर्ट जो है ये जो बड़ा वाला पहिया है आपका वहाँ पे एफर्ट लग रहा है. तो बड़े वाले पहिया कितना है 500 और लोड कितना है 250. तो ये वैल्यू कट के आएगी कितनी 2. तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दिया है फ्री बॉडी डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ अ नेट फोर्स इज. मुक्त शरीर आकृति में शुद्ध बल की दिशा क्या है. शुद्ध बल जैसे आप देखिए एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है एक फोर्स ऊपर. तो ऊपर की तरफ जो 600 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ 1200 न्यूटन लग रहा है. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 1200 माइनस 600. लेकिन ये नीचे की तरफ लगेगा जो नीचे की तरफ लगेगा घटाएंगे तो आप 600 आया. लेकिन 600 किधर की तरफ लगेगा नीचे की तरफ. तो 600 न्यूटन डाउन की तरफ. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ.
दिया ये क्वेश्चन देखिए मिसिंग है कुछ डाटा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन 85/25? जैसे 85/25 अगर आप वैल्यू को निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा कितना 3.4। लेकिन कह रहा है कि ये वैल्यू परसेंटेज में पूछा था तो मल्टीप्लाई इसमें होना चाहिए था 100 का, तो ये आपका 340 आता। लेकिन क्वेश्चन सही तरीके से या तो बना नहीं है तो आंसर गलत है। तो लेकिन इसका जो आंसर दिया गया ये ओनली फ्रैक्शन तक इतने तक ही चेंज करके छोड़ा है, इस फ्रैक्शन को पॉइंट्स में ले आके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट दिया गया है। ठीक, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। तो मीडियन निकालने के लिए हम करते क्या हैं, हम मीडियन निकालने क्या क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। अब देखिए रखते हैं इसको, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 23, फिर 23, फिर 38, फिर 38। ओके, तो संख्याएं कितनी है इसमें हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो यानी 4 वैल्यूज़ को इधर से लेफ्ट कीजिए, आप 4 वैल्यूज़ को इधर से लेफ्ट कीजिए और 9 और प्लस 10 को जोड़िए तो 19 आएगा और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी 9.5, दैट इज योर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मिसिंग है, लेकिन इसका आंसर जो दिया गया था बुक में, आई थिंक मुझे नहीं पता है ठीक से, लेकिन फिर भी इसका दिया होगा आपको फर्स्ट नंबर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल द पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट इफ करंट अक्रॉस 40 ओम रजिस्टर इज 2.5 एम्पियर? दिया है कि एक प्रतिरोध का मान दिया है, करंट का मान दिया है, तो पावर डिलीवर्ड कितना होता है। पावर का फार्मूला आपको पता है I² R होता है, तो इसका क्या होगा 2.5 का स्क्वायर इंटू 40। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 40। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 0, 4 5 जा 2 बचेगा 250 इज योर करेक्ट आंसर। 2.5 250 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया है चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो जो इसमें सही कथन है आपका वो क्या हो जाएगा 1 माइक्रोन बराबर 0.01 mm हो जाएगा और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी टू स्पीड ऑफ अ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड, ये होता है आपका मैक नंबर। ओके, और देखिए जब 1 मैक से वैल्यू ज़्यादा हो तो वो होती है सुपरसोनिक नंबर, जब 5 मैक से वैल्यू ज़्यादा हो तो ये होता है हाइपरसोनिक नंबर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरर इन मेजरमेंट डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस ट्रू रीडिंग, पैरेलैक्स एरर इज रीडिंग ऑन एनालॉग स्केल कम अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ। माप में त्रुटि को परिभाषित किया गया है, उपकरण पढ़ने माइनस सही पढ़ने, एनालॉग पैमाने पर पढ़ने में लंबन त्रुटि जो है हमारी वो क्या होगी। तो इस तरीके के एरर जो होते हैं हमारे ग्रॉस एरर कहलाते हैं। ओके, लेकिन आप और भी एरर्स को यहां समझ लीजिए कि और जो हमारे एरर हैं उनमें किस तरीके के एरर होते हैं। एक सिस्टमेटिक एरर है, तो इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई गलती है यानी इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी हो तो वो एरर जो होगा वो हमारा क्या होगा सिस्टमेटिक एरर। उसके बाद रैंडम एरर की बात करते हैं। तो रैंडम एरर जो है इसमें क्या होगा कि इसके अंदर नहीं होता है, जैसे आपके कभी भूकंप वगैरह आए उस तरीके के कंडीशन में जो इंस्ट्रूमेंट हो तो उस कंडीशन जो एरर होते हैं वो कहलाते हैं रैंडम एरर। तो यहाँ का ऑप्शन क्या था ग्रॉस एरर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनीथिंग दैट मूव इन अ सर्कुलर पाथ मस्ट बी एक्टेड ऑन बाई ए सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज डैश 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 द ऑब्जेक्ट्स पाथ। किसी भी गोलाकार पथ में चलने वाली किसी भी चीज को एक केंद्रगामी बल द्वारा कार्य किया जाना चाहिए जो वस्तु का क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। देखिए कोई भी मान लीजिए अगर इसे 3D में समझें तो कोई डी में सर्कल बॉडी है, इसके ऊपर कोई चीज़ चल रही है तो वो क्या होगी इसके हमेशा तो परपेंडिकुलर होती है ना किसी भी चीज़ के। तो उसी तरीके से पूछा गया कि उसके क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द डैश इज द पॉइंट डिफाइनिंग द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट को जो दर्शाता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रॉयड। जो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द उसको दर्शाएगा वो सेंट्रॉयड कहलाएगा। किसी बिंदु किसी का ज्यामितीय केंद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो सेंट्रॉयड कहलाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया इफ a force of 35 Newton is required to move a mass of 45 kg on a flat surface at constant velocity, calculate the coefficient of friction। coefficient of friction इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? F इक्वल टू म्यू इंटू mg। तो फिर इसको क्या करेंगे आप? इस वैल्यू को आप रखिए, म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको फोर्स दिया हुआ है कितना? 35 बराबर एम कितना दिया होगा आपको? 45। जी का मान कितना होगा आपका? 10। ये आएगा म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा हमारा वो कितना हो जाएगा आपका? वैल्यू को सॉल्व कीजिए, ये आएगा आपका 0.08। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। लेकिन ये 0.08 जो है एक्चुअली एग्जैक्ट जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 0.7777 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो जब आगे निकलेगा वैल्यू 0.0777 या तो 0.07 के ऊपर बार होता, लेकिन है नहीं, तो ये वैल्यू आगे करके इंक्रीज कर देते हैं एक, जब 5 से वैल्यू बड़ी होती है तो 0.08 बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which list show the substance in order of increasing density? इंक्रीजिंग डेंसिटी डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ मैंने कौन सा इसमें मैच कर रहा है? तो देखिए इसमें जो मैच कर रहा है वो आपका है केरोसिन, वाटर, ऑक्सीजन, लेड। अब देखिए यहाँ पे सबकी आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। केरोसिन की जो होती है वो होती है हमारी कितनी? 0.78 से लेके 0.81 के अप्रॉक्स में। उसके बाद जो ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद आपको वाटर की बताते हैं। वाटर की जो होती है 1 होती है, ऑक्सीजन की जो होती है 1.429 के अप्रॉक्स होती है, और लेड की जो होती है वो होती है 11.29। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए इन फिगर गिवन बिलो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल ए इज। नीचे देखिए चित्र में सामग्री ए के तापीय विस्तार का गुणांक। देखिए हीटिंग होने पे ये जब हीट हो रहा है तो तापीय विस्तार, ये जब हीट हो रहा है तो ये ए जो है ये कम बेंड कर रहा है, किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो बी ज़्यादा कर रहा है, तो वही चीज़ पूछ रहा है आपसे। थर्मल एक्सप्रेशन ऑफ मटेरियल ए इज, मटेरियल ए का जो प्रसारीय गुणांक है ये क्या होगा? बी की तुलना में कम होगा, तो वही ऑप्शन देखिए आप, यहाँ दिया हुआ है स्मॉलर देन दैट ऑफ मटेरियल बी, सामग्री बी से कम है। क्योंकि यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा कौन बेंड कर रहा है? बी बेंड कर रहा है। तो ए कम बेंड कर रहा है तो बी ज़्यादा बेंड कर रहा है, तो बी का तापीय गुणांक ज़्यादा है किसकी तुलना में? ए की तुलना में। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोटरी कंप्रेसर आर यूज्ड वेयर। रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर, ये एक्चुअली क्या है, रोटरी कंप्रेसर में यूज़ करते हैं जहाँ पे जो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी वो लार्ज होती हैं और प्रेशर कम होता है। ओके, लो। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ये पिस्टन सिलेंडर बेसिस में उसमें यूज करते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो इफ रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन। रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो हमारा अगर 4000 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हमारा रेनॉल्ड नंबर जो होते हैं वो 4000 ज़्यादा होते हैं। अब देखिए 2000 से या 2300 से कम जो होते हैं वो कहलाते हैं लेमिनियर नंबर। ओके, और 4000 के अप्रॉक्स जो होते हैं वो होते हैं आपके टर्बुलेंट। लेकिन यहाँ से आपको 4000 ज़्यादा पूछा था। और 4000 और 2300 के या 2000 के बीच में जो होते हैं वो ट्रांजेडियम कहलाते हैं। तीनों के बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ पे जो रेनॉल्ड नंबर है वो 4000 से ज़्यादा होता है। ओके, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज 1 पॉइज। इट्स विस्कोसिटी विल बी, बहते हुए एक द्रव का चिपचिपापन 1 पॉइज है।
इसका चिपचिपापन होगा, इसका चिपचिपापन एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर बहते हुए द्रव का चिपचिपापन एक पॉइज है तो स्थिर जब रुका हुआ रहता है तो उसका मान चेंज परिवर्तित नहीं होता है, तो उसका भी एक पॉइज ही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे केसीएल रूल को फॉलो करिए, आपको निकालना है क्या, I1 का मान निकालना है। तो देखिए इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो यहाँ पे क्या करिए I1 प्लस 15 बराबर 20 प्लस 30 प्लस 15 क्या हो जाएगा 65। I1 प्लस 15, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 65 में से 15 को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 50। देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y बराबर 6 y बराबर x प्लस 7 फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इसमें क्या है कि एक इक्वेशन दी हुई, दो इक्वेशन दी है, इससे आप एक्स वाई का मान निकालिए। देखिए y की वैल्यू आपको दी है y बराबर x प्लस 7 और यहाँ पे दूसरी वैल्यू दी है 2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसमें क्या कीजिए, पहली इक्वेशन है इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, जैसे अगर नहीं करते हैं तो जैसे ये लिखिए, देखिए y के फॉर्म में लिखिए 3y बराबर यहाँ पे x का माइनस 2x हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए और इधर साइड में क्या हो जाएगा प्लस 6। अब देखिए y को बराबर कर दीजिए, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर वाली 3y बराबर 3x प्लस 21। ओके, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। ओके, ये वैल्यू कट गई, ये हो गया माइनस 5x, ये हो गया आपका क्या माइनस, इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। ये इक्वल के साइन इधर 0 है तो ये आपकी वैल्यू x की निकल के कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू निकल के आएगी कितनी -3। ओके, अब x की वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में आप, तो x की वैल्यू को पुट करेंगे तो y इसमें पहली इक्वेशन पुट कीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, y बराबर -3 प्लस 7, तो y बराबर कितना निकल के आएगा 4। ओके, तो x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 4 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो है ये फ्रॉम ओरिजिन है, इस वर्ड को पकड़िए, तो ओरिजिन पे जो पॉइंट्स होते हैं x और y के कंपोनेंट के वो 0 0 होते हैं, और इसके जो हमने पॉइंट निकाले वो -3 और 4 निकाल दिए हैं। तो आपको डिस्टेंस जो निकालती है उसके लिए एक फार्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसको जब आप करेंगे तो x2 माइनस x1 यानी -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 4 -0 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 हो जाएगा, तो ओवरऑल अंडर रूट में कितना आएगा 25, तो वैल्यू निकल कितनी आ गई 5। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए कैनन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर एज इट फॉल्स। एक टावर से तोप का गोला गिराया जाता है, जब यह गिरता है तो देखिए जब गिर रही है कोई ऊपर से वस्तु तो उसमें क्या हो रहा है, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारा हाफ mv², और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा इक्वल टू mgh होता है। तो हाइट जो हो रही है घटेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो घट गई, और वेलोसिटी क्या होती है बढ़ती है ऊपर से जब नीचे गिर रही है कोई चीज़, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है बाय स्ट्रेचिंग एरो यू आर स्टोरिंग। तीर को खींचते हुए, जब मतलब तीर कमान जो होते हैं उनसे हम जब तीर खींच रहे होते हैं तो उसमें क्या बढ़ रही होती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वेलोसिटी बढ़ रही होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ए पर्सन इज एबल टू राइज अ लोड ऑफ 500 न्यूटन थ्रू 8 मीटर। ही अप्लाइज फोर्स ऑफ 95 न्यूटन ऑन द रोप एंड पुल इट थ्रू 64 मीटर। हर इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी क्या होगी, देखिए
इफिशियंसी इक्वल टू इस केस में क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लोड डिवाइडेड बाई एफोर्ट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होगा डिस्टेंस मेजर्ड बाई एफोर्ट, डिस्टेंस मेजर्ड बाई एफोर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मेजर्ड बाई लोड। माने लोड भार बटे में, लोड बटे में एफोर्ट बटे में और डिस्टेंस मेजर्ड बाई, माने एफोर्ट के द्वारा कितनी दूरी तय की गई और लोड के द्वारा कितनी दूरी तय गई। ये फार्मूला हो गया आपका। अब देखिए लोड बटे में एफोर्ट, इसको फार्मूले में वैल्यू रखेंगे आप। तो पहले पूछा है लोड आपका, तो लोड आपका कितना है, पहले लोड कितना है 500 न्यूटन का, 500 रख दीजिए, वेट 500 रख दीजिए आप। अब लोड बटे में एफोर्ट, एफोर्ट कितना है, ये अप्लाइड फोर्स 95 न्यूटन का है। ओके, डिवाइडेड बाई, अब देखिए क्या था, डिस्टेंस मेजर्ड बाई एफोर्ट, डिस्टेंस एफोर्ट के द्वारा कितनी मेजर की गई, तो एफोर्ट के द्वारा मेजर की गई 64 मीटर की, क्योंकि यही एफोर्ट वाली वैल्यू है। तो एफोर्ट के द्वारा कितनी 64 डिवाइडेड बाई, अब कह रहा है कि डिस्टेंस मेजर्ड बाई लोड, लोड के द्वारा कितना है 8 मीटर, तो यहाँ 8 आ जाएगा। इस वैल्यू को जब रखेंगे तो आप कितना निकाल के लाएंगे, 500 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 64 इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4000 डिवाइडेड बाई 6080। ओके, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, 0.658 आ जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड ऑन, जो कैपेसिटर होता है हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करता है किस पे, देखिए इसका फार्मूला जो होता है कैपेसिटेंस का वो देख लीजिए आप, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब इन्हीं पे जिस जिस पे डिपेंड कर रहा होगा उसी को ऑप्शन में देखेंगे। देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब देखिए एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, स्पेसिंग बिटवीन प्लेट पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज, तो ये टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज हो गया, ऑल ऑफ दिस सभी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्स यू एड मोर कॉइल अराउंड इट। स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है H इक्वल टू NI/L। जितना नंबर ऑफ कॉइल लपेटते जाएंगे, जितना लपेटते जाएंगे स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इट इंक्रीजेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जर्मन सिल्वर जो होता है वो हमारा, जर्मन सिल्वर निकेल जिंक और कॉपर का मिलकर बना होता है, इसको आप रिमेंबर रखिए, निकेल जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है जर्मन सिल्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है विच ऑफ दिस स्ट्रेस कैन आल्सो इज नोन एज हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस क्या किसको बोलते हैं, तो हुप स्ट्रेस आल्सो बोलते हैं किसको, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को भी हुप स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन व्हेन स्विच इज क्लोज। आप कोई चित्र दिया गया है उसमें देखते हैं स्विच क्लोज होने पे क्या संभावना होगी, क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिए, डायग्राम बड़ा है। ओके, ये देखिए डायग्राम है, ये कह रहा है कि अगर इस स्विच को क्लोज कर दिया जाए यहाँ पे तो क्या होगा। अब भाई इसमें स्विच क्लोज कर देंगे तो इसमें धारा प्रवाह होने लगेगी। अब जब धारा प्रवाह होने लगेगी तो क्या होगा, देखिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं अब। ए मैग्नेटिक फील्ड शुड बी प्रोड्यूस, जाहिर सी बात है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ये स्विच जब क्लोज होगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेवल 1 को सॉल्व कर दिया। तो इसी के साथ हमने वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।